हाउ यू मेड इसरो पॉसिबल? पहला अटेम्प्ट में मेरा जेई मेन क्लियर हो गया था, बट आई एम नॉट एबल टू क्रैक जेई एडवांस. सो इफ यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ in any particular domain, it will create problem in long term. How you cracked Z5? Like how we will put intelligence to the machine. आप GPT को भी देख लो, जो भी GPT के रिसर्च पे काम किया हुआ है, right? It took 3 to 4 years. बट उसका इम्पैक्ट जब होता है तो बहुत लंबा होता है. ठीक है, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो यू आर नॉट सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चंस. एक काइंड ऑफ फिल्टर होता है. एमएल के लिए भी क्या डीएसए? तो हेलो सचिन, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया. सर सचिन, सबसे पहली बात, सब लोग जानना चाहते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में. आप कैसे 12th क्लास में थे, कैसे इंजीनियरिंग में पहुंचे, कैसे पढ़ाई में थे, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? तो शॉर्ट पे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए. तो मेरी जर्नी ऐसा है कि मैंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था. तो उसके बाद मैं अपने मामा के साथ ही रहता था. तो मेरे बचपन में मामा ने ही मुझे पढ़ाया है, और 10th तक काइंड ऑफ मैं एवरेज ही बच्चा था. तो 10th में मुझे 10 CGPA आया था, एंड देन 12th ऑल्सो आई गॉट मतलब 94%. एवरेज तो नहीं है ये. अच्छा खासा आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो. मैंने ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव किया. जो मैं अपने क्लास जो भी 5, 6, 7 में था, उसे ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करते करते 10th में एक वो आया था कि अच्छा मैं एक पर्टिकुलर CGPA या मार्क्स अचीव कर सकता हूँ. तो दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस, एंड उसके बाद फिर 12th में उस कॉन्फिडेंस के कारण फिर मैंने 90% क्रॉस किया था. सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट. और 11th-12th में ही 11th में मुझे पता चला था कि IIT का कुछ एग्ज़ाम होता है. तो उस समय IIT का भी साथ साथ तैयारी करते थे. तो 11-12 मैंने तैयारी की, और उसके बाद एक पहला अटैम्प्ट दिया था. तो पहला अटैम्प्ट में मेरा जेई मेन क्लियर हो गया था, बट आई एम नॉट एबल टू क्रैक जेई एडवांस एट दैट टाइम. तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली में एक FIITJEE करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो फिर मैं उसमें पढ़ा. 1 साल 1 ईयर कोर्स होते थे उस समय. तो उसमें मैंने पढ़ा. तो 1 साल के बाद मैंने जेई मेन भी क्रैक किया था, और जेई एडवांस भी मैंने क्रैक किया था. तो उससे मुझे NIT श्रीनगर मिला था एट दैट टाइम. तो NIT श्रीनगर थोड़ा सा लाइक उस समय लाइक वी आर माहौल ठीक नहीं था उस समय. वी आर नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. और उस समय मतलब मेरे साथ काउंसलिंग में भी मैंने थोड़ा सा वाइजली नहीं चूज़ किया था. लाइक कि मैंने क्या किया था कि जो NIRF की रैंकिंग होती है उसके हिसाब से मैंने काउंसलिंग में सारा कॉलेजेस 1 से लेके 32 आई थिंक NITs है. मुझे सही से याद नहीं है. जितने भी NITs है मैंने NIRF की रैंकिंग लेके मैंने काउंसलिंग में डाल दी थी. तो 18th वाज आई थिंक NIT श्रीनगर एट दैट टाइम. तो वहाँ पे जाकर वो लॉक हो गया. अब वहाँ पे जो लॉक हो गया तो वो ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा. तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छे अच्छे NITs, NIT अगरतला वगैरह, तो वहाँ पे जाके लॉक हो गया. तो उससे ऊपर नहीं गया, तो वो फिक्स्ड हो गया. तो साथ में मैंने WBJE का भी एग्ज़ाम दे रखा था. तो उस समय मैं, जहाँ तक मुझे याद है कि WBJE में आई थिंक आई गॉट 2000 रैंक समथिंग. तो उस समय मुझे IIM कोलकाता एक कॉलेज है, उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था. तो आपने वो चूज़ कर लिया? हाँ, आई चूज़ दैट, एंड वहाँ से मेरी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हुई. अच्छा सचिन, आपने अपने शहर के बारे में नहीं बताया, तो आप कहाँ से आते हो? मैं बिहार से आता हूँ. बिहार एक दरभंगा ज़िला है वहाँ. तो वहाँ से मैं आता हूँ. हमेशा क्या होता है कि कभी भी मैं किसी बिहार के इंसान से मिलता हूँ तो हमेशा मुझे एक पॉजिटिव वाइब आती है और एक सक्सेसफुल जर्नी मिलती है एक बिहार के इंसान से. तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी अभी तक कितनी स्ट्रांग और सक्सेसफुल रही है? अभी तो मैं ऑन द वे हूँ. अभी और भी काफ़ी चीज़ अचीव करना भी बाकी है. बट आप एंजॉय कर रहे हो? या अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो विथ एंजॉयमेंट, देन आप उस प्रोसेस को काफ़ी अच्छा एंजॉय कर पाते हो, और खुद पे खुद आपको पता भी नहीं चलता है, आप कुछ अचीव कर लोगे. लेकिन अगर आप सिर्फ गोल देख रहे हो बट प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, देन इट विल बी डिफिकल्ट. करेक्ट, वेरी ट्रू. तो जब आप अपने कॉलेज में पहुंच गए, एंड जैसे आपने बोला आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से थे, आपका उससे पहले कंप्यूटर में इंटरेस्ट कैसा था? मतलब बिफोर और मे बी 12th में आपने कंप्यूटर्स ली थी कि नहीं? आपको एक्साइटमेंट होता था कंप्यूटर्स को यूज़ कर से कि नहीं? या फिर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि सब लोग वो चाहते हैं एंड वहाँ से सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है?
तो मुझे एक्सपोजर जो कंप्यूटर का मिला वो 9th क्लास में मिल गया था। तो मेरे मामा का जो दुकान है तो उसमें ही मैं बैठता था। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, स्कूल से आता था या शाम में मैं बैठता था दुकान पे। तो मामा ने अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप खरीदा था उस समय में। तो मुझे वो 9th क्लास में मुझे लैपटॉप का एक्सपोजर मिल गया था। तो मैं जनरली उसमें कुछ कुछ करता रहता था, लाइक गाना वगैरह, या मतलब ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हिसाब से मैं कुछ उस समय पता भी नहीं था, करेक्ट। इफ़ आई एम वेरी ऑनेस्ट। हाँ। तो बस कुछ कुछ लैपटॉप मुझे उस समय चलाना आ गया था, काइंड ऑफ लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल ये सब खोल लेता था। ये सब बेसिक बेसिक जो कंप्यूटर के स्टफ्स है वो करने लगा था मैं। जी। तो वो वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ। तो 9, 10th, 11, 12 4 साल मैं कंप्यूटर। तो लेकिन मुझे वो मज़ा आने लगा था कंप्यूटर में कि मुझे क्यूरियोसिटी होती थी। अगर मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास जो पेज आ जा रही है, चाहे मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, मेरे सामने वीडियो आ जा रही है, वो चलने लग रही है और मैं उसको डाउनलोड नहीं किया हूँ, राइट। अगर आप ऐसे अगर वीडियो देखना है तो आप क्या करते हो कि आपके पेन ड्राइव में वीडियो है या हार्ड डिस्क पे वीडियो है, आप उसको डबल क्लिक करते हो, वो चालू हो जाता है। लेकिन जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो आप कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो चलने लगती है, जबकि वो वीडियो आपके कंप्यूटर पे है नहीं। सो इट स्टार्टेड डेवलपिंग क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये होता कैसे है। तो मैं अपने लेवल पे उस समय में थोड़ा सा समझने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। तो उस समय मुझे याद है कि मैं कुछ कर रहा था, तो मैंने एक जावा का प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसमें क्या चल रहा है, लेकिन आई समहाउ उसको यूट्यूब पे देख कर रन किया था। वो कुछ गेम का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था उस समय में वो क्या है नहीं है, वो कुछ नहीं पता था। तो उस समय थोड़ा एक्सपोजर मुझे मिला था, लेकिन हाँ, फ्रॉम कॉलेज के पहले मुझे प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपोजर नहीं था। बट आई स्टार्टेड लविंग कंप्यूटर, लाइक जो भी उसमें हो रहा है, मुझे क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई उससे। आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज की थी कि मिली थी आपको? मैंने चूज की थी। चूज की थी, ओके ग्रेट। एंड क्यों आपको चूज करनी थी? क्योंकि पैसा ज़्यादा है कि इंटरेस्ट आपका ज़्यादा था? सो बेसिकली पैसा तो ठीक है, वो ज़रूरी है। बट इफ़ यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी, देन अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो देन इट बिकम प्रॉब्लम है ना। तो दोनों ही होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो आप जो इस चीज़ को कर रहे हो उसमें जो एंजॉयमेंट आपको मिल रहा है, राइट, डोपामाइन हिट मिल रहा है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास वो था, मेरे पास क्यों क्यूरियोसिटी था। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ होता नहीं है, लाइक कंप्यूटर, अब आई डोंट नो राइट नाउ व्हाट इज द सिलेबस। लेकिन मेरे समय में कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कोई कंप्यूटर के रिलेटेड कोई सिलेबस भी नहीं होता था। इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दिस थिंग्स। सेकेंड ईयर से सेकेंड सेमेस्टर से सी लैंग्वेज स्टार्ट होता था। उस समय तक मुझे फॉर लूप भी लिखना नहीं आता था। तो मैं सेकेंड सेमेस्टर से फॉर लूप लिखना स्टार्ट किया, लेकिन आई हैड अ वेरी हाई क्यूरियोसिटी। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लाइक यूट्यूब पे लेक्चर्स होते थे, तो पहले मैंने सी लैंग्वेज ही सीखा था। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रोग्रामिंग करना कोशिश करना स्टार्ट किया था। बट सेकेंड सेमेस्टर आते 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 थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। लाइक बेसिकली इट वाज योर इंटरेस्ट प्लस मालूम था कि भाई इसको कर लेंगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा। अच्छा, बोथ इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो आपका पैसन कहिए या आप उसमें एंजॉय कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लस उससे जो आपको आउटकम मिलेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम। यस यस यस। तो सचिन, जब आप कॉलेज में एंटर किए, देन हाउ यू मेड इसरो पॉसिबल? बिकॉज अभी जो स्टूडेंट्स हम लोग को सुन रहे हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में भी होंगे, तो आप क्या क्या आपने राइट किया और आपको अभी क्या लगता है कि मैंने यार ये काम सही किया था जिसकी वजह से मेरे को आज इसरो या फिर इसरो क्रैक करने का मौका मिला, और ये काम हर बच्चे को करना चाहिए, और मे बी क्या आपने गलतियाँ की थी जो आप सजेस्ट करना चाहते हो बच्चों को नहीं करना चाहिए? मैं उससे थोड़ा पहले जाता हूँ, इसरो से पहले। लाइक जब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ था तो लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग कंफर्टेबल इन कोडिंग। तो उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि एमएल करके भी कुछ फील्ड होते हैं जिसमें, कि मुझे कैसे पता चला था, उस समय सेल्फ ड्राइविंग कार पे टेस्ट चल रहे थे, तो वो न्यूज़ में आया था, वो काफ़ी बड़ा न्यूज़ बनाया था उस समय में। तो उससे मुझे पता चला था कि अच्छा AI ML करके भी कुछ है जिसमें मुझे वो, जैसे मुझे कंप्यूटर पहले क्यूरियोसिटी आया था, वैसे ही अभी क्यूरियोसिटी आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइक हाउ वी विल पुट इंटेलिजेंस टू द मशीन। तो वो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा किया और फिर मैं उसके बारे में पढ़ने का कोशिश किया। तो ऑब्वियसली बात है, मैं सबसे पहले यूट्यूब पे गया और मैं सर्च किया AI ML। तो उससे मुझे सबसे पहले स्टैनफोर्ड का AI ट्यूटोरियल मिला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल, दैट इज नथिंग रिलेटेड टू ML। तो अगर आप AI का अगर लेक्चर पढ़ते हो तो उसमें काइंड ऑफ सर्च का ज़्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं,
देन जो ML के अभी जो एल्गोरिथम्स है, तो पहले मैं वो ख़त्म किया था, लेकिन उससे मुझे कुछ पता नहीं चला कि हाउ, लाइक हाउ एग्जैक्ट हाउ। तो उससे उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ML करके AI के अंदर एक अलग से बैकग्राउंड होता है, लाइक एक अलग से डिसिप्लिन है ML, जो कि सबसेट ऑफ AI होता है। देन मैं ML का लेक्चर स्टार्ट किया, तो एक एंड्रयू एनजी करके एक फेमस प्रोफेसर है, स्टैनफोर्ड के ही है, तो उनका एक लेक्चर सीरीज था उस समय में ऑन ब्लैक बोर्ड लेक्चर सीरीज था। देयर इज ऑल्सो कोर्सेरा कोर्स ऑफ हिम, बट मैंने जो ML स्टार्ट किया था मैं उससे स्टार्ट किया था। तो मैंने वो करीब सारा लेक्चर्स को 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया था, मेरा इतना क्यूरियोसिटी हाई था उसमें। उसमें आप लेक्चर देखोगे तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर, द टॉय हेलीकॉप्टर, दे बिल्ड अ रिइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोग्राम, एंड वो ऑटोमेटिकली हेलीकॉप्टर फ्लाई करना सीखता है खुद पे खुद। So that is more related to self driving का। So I am able to very connect with that lecture। तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला, just like we binge right Netflix series and all। तो उस लेवल का मैं उस लेक्चर को बिंज करने लग गया था उस समय में। तो मैंने करीब 2 दिन मैक्स में मैंने ख़त्म कर दिया पूरा लेक्चर सीरीज। तो वहाँ से मेरा ML का बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ, मतलब ML का जर्नी स्टार्ट हुआ। देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट। उस समय मुझे फिर करते करते मुझे पता चला कि कैगल करके कुछ होता है, लाइक वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक ML को। तो मैं वहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट जैसे होता है, आई थिंक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है वहाँ पे, एमनिस डेटा सेट है फॉर इमेज, एंड देन आपको और भी काफ़ी डेटा सेट, टाइटैनिक डेटा सेट है। तो जो बहुत एक होता है उसमें टैग मिलेगा आपको कि लर्निंग वाला को आप टैग कर दीजिए तो आपको सारा डेटा सेट मिल जाएगा। एक कंपटीशन होता है वहाँ पे जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हो। एक लर्निंग के लिए भी होते हैं डेटा सेट, तो आप उससे जाके आप अपना हैंड्स ऑन कर सकते हो। तो मैंने वो किया था। तो उसके करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कि हाँ, आई नो नाउ लिटिल बिट ऑफ ML। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसके बाद क्या करना चाहिए। देन उस समय में सेकेंड ईयर एंड में इसरो केम टू आवर कॉलेज। सो हमारा कॉलेज एंड इसरो उस समय कुछ टाई अप था उनका, एंड दे आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट। तो मैं उसमें मेरे HOD को मैंने अप्लाई किया कि आई ऑल्सो वांट टू अप्लाई फॉर दैट। तो उसमें से करीब उस समय में 5 या 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे कॉलेज से इसरो के लिए, एंड वी गॉट सो उसमें इंटरव्यू इज अराउंड ML ओनली। तो उसमें आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन ML, like the project was basically the traffic congestion we have to find using satellite image। तो वो प्रोजेक्ट पे मुझे मिला। तो वो मेरा पहला रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस था मशीन लर्निंग का ऑन एनी रियल वर्ल्ड यूज केस। अच्छा, आप ये जब इसरो का जब आप इंटरव्यू दे रहे थे और जो आपने पढ़ाई की थी वो भी कम्प्लीटली आपने अपनी पढ़ाई की थी, आपने बेसिकली यूट्यूब का यूज़ किया, अच्छे लेक्चर्स पढ़े एंड देन प्रोजेक्ट्स बनाए। तो जब आप इसरो का इंटरव्यू दे रहे थे, व्हाट वाज दैट थिंग और व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर लर्निंग दैट मेड यू क्रैक इसरो? So basically majorly hands on and theoretical mathematical grasp। तो अगर आप ML देखोगे तो बेसिकली उसमें मेन मैथमेटिक्स होते हैं, राइट। जो भी उसके एल्गोरिथम आप पढ़ते हो, तो उस समय मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था कि ML के मैथ्स में भी इतना इंपॉर्टेंस होता है। बट आई हैव अ गुड लाइक एक्सपोजर ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो मुझे उतना मतलब टाइम नहीं लगा समझने में। बट इफ़ यू आर लर्निंग मशीन लर्निंग, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका मैथ्स बहुत क्लियर होना चाहिए। लाइक अगर आप चेन रूल पढ़ रहे हो, अगर आपको कैलकुलस आता नहीं है तो आप चेन रूल नहीं समझ सकते। करेक्ट राइट। तो बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बेसिक्स स्ट्रांग है तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यूअर बनाएगा, यू आर एबल टू आंसर इट। करेक्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज द हैंड्स ऑन। आप कहीं भी जाओगे काम करने के लिए, इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिसर्च काइंड ऑफ रोल वेयर आपको रिसर्च करने देयर ऑल्सो, बट इफ यू आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन काइंड ऑफ रोल इन ML, there are 2 kind of role, right? There is a research kind of role where you have to do research, you have to build some new algorithm, and there is an application role where you have to apply machine learning, deep learning to solve some problem. Correct. Right? So these are 2 different things, but one common point is you have to have a very good hands-on on whatever you are doing. Correct. Right? So जो आप थ्योरी में करोगे उसको आप प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट करके देखना होता है। सो दैट्स वाई प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप स्टार्टिंग करने के लिए कैगल पे काफ़ी डेटा सेट है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो इट विल गो हैंड ऑन हैंड, राइट। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज ऑन टॉप ऑफ इट यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। बेसिकली आपको इसरो क्रैक करने के लिए ये 2 चीज़ें आपने बहुत अच्छे से की थी। आपने पहली बात थ्योरेटिकल और आई वुड से मैथमेटिकल
understanding of machine learning algorithms, plus you have done projects also. And अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंपनी क्रैक करनी हो तो बेसिकली ये दो ऐसी चीज़ें हैं, फंडामेंटल नॉलेज प्लस उसका एप्लीकेशन इन अ प्रोजेक्ट. राइट. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो उस समय तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि इस तरह से इंटरव्यू क्रैक होते हैं या इस तरह से. But you enjoyed, right? Yeah, I was enjoying. So whatever I was doing, I was very enjoying. Like when I am learning linear regression, I am going in very depth. जहाँ से मुझे आर्टिकल मिल रहे हैं, जो भी लेक्चर मिल रहे हैं, तो जैसे मैंने एक बार पूरा वो स्टैनफोर्ड का कोर्स खत्म कर लिया, राइट? उसके बाद whatever the topic I have, I started going in depth. ठीक है. तो मुझे पता नहीं था उस समय कि एग्जैक्टली कितना प्रिपरेशन करना होता है टू क्रैक समथिंग. जस्ट आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज गोइंग इन डेप्थ एज मच एज आई कैन. सो वो है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कम इन टू दिस फील्ड, तो पहला है कि आप मैथ को इंजॉय करना चाहिए. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मैथ, लाइक आपको मजा नहीं आता मैथ में, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू दिस फील्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. राइट. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है, आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं, ये हैं, तो आप उसको यूज करके एक लेवल तक आप कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू कम इनटू दिस फील्ड, तो मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए. अच्छा भी नहीं है, चलिए मान लेते हैं अभी अच्छा नहीं है, बट अगर आप सोच रहे हो इस फील्ड में आने का, तो मैथमेटिक्स में इंजॉयमेंट आपका होना चाहिए. अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आप मज़ा आना चाहिए उसको पढ़ने में, क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग का जो भी बैकग्राउंड देखिएगा वो मैथमेटिक्स से आता है. अगर मैं उसको समराइज करूँ तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, राइट. तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है टू अंडरस्टैंड एनी एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और इवन जनरेटिव एआई nowadays. तो अगर आप इस फील्ड में आने का सोच रहे हो तो यू हैव टू एंजॉय. लाइक अगर अभी आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए आपका 12th में मैथ बैकग्राउंड नहीं था, आपने मैथ कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, अगर लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा ही मैथ मजा आ रहा है पढ़ने में, लाइक हाउ दिस इज, देयर इज क्यूरियोसिटी इन इट, आप कर लोगे. करेक्ट. बढ़िया. अच्छा, जब आपने इसरो क्रैक कर लिया एंड व्हेन यू वेंट टू इसरो, देन हाउ, मे बी डिफ़िकल्ट शब्द तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि आप इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाके आपको डिफरेंस क्या नज़र आया कि यार ये चीज़ें किसी और कंपनी में शायद मुझे नहीं मिलती? क्योंकि आज के ज़माने में करेंटली व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, दे ओनली टारगेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और एप्पल, बट दे डोंट ट्राई टू गो इनटू द रिसर्च फील्ड. जैसे जो कोर रिसर्च फील्ड होती हैं, जैसे आप इसरो में गए, आपने एक रिसर्च की पोजीशन में, इंटर्न पोजीशन में आप पहुंचे थे, तो वहाँ जाके आपने ऐसा क्या सीखा जो कि आप सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को कि टेक मोर रिसर्च पोजीशन सो दैट आफ्टर दैट इट विल बी वेरी इजी? सो इट डिपेंड्स, लाइक आपको किस में मज़ा आ रहा है. जैसे मैं बता रहा हूँ, इसरो इंटर्न में गया था एज अ रिसर्च इंटर्न देयर. तो वहाँ पे पहला 3 मंथ हमारा यही काम था कि टू समराइज द रिसर्च पेपर्स. 3 मंथ हम लोगों ने लगातार पर डे बेसिस पे 2 से 3 रिसर्च पेपर ही पढ़ते थे. सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग हैपेंड टू मी एट दैट टाइम, कि आप एक बार कोर्स कर लिए, बट इफ यू डोंट हैव वांट टू पुट इन अ लूप ऑफ द कोर्स कि मैं कोर्स किया ही जा रहा हूँ, एल्गोरिथम के डेप्थ में जाया ही जा रहा हूँ, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट. ठीक है, आप एक टॉपिक पकड़ के आप उस पर पीएचडी कर सकते हो. तो जब मैं इसरो में गया था एज अ रिसर्च इंटर्न, तो 3 मंथ हमारा यही काम था कि रिसर्च पेपर पढ़ना. सो दे आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव आई एम गेटिंग हाउ टू यूज सेम एल्गोरिथम ऑन डिफरेंट यूज केसेस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, राइट. प्रोजेक्ट नहीं कहूँगा, एक रिसर्च टॉपिक, राइट. सो मैं 3 महीना हमारा यही काम था कि काफ़ी मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था. पर डे आप ऐसे ले लो 2 रिसर्च पेपर हम लोग पढ़ते थे, एंड देन वी समराइज इट. ठीक है, कि क्या मैं समझा उस रिसर्च पेपर से. दैट वाज अ वेरी गुड आई थिंक एक्सरसाइज. ठीक है, जैसे अगर अब मुझे कोई भी बच्चे सुन रहे हैं, तो इफ़ यू आर लर्निंग राइट नाउ एनी कोर्स, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हो सकता है कि पहला दिन आपको रिसर्च पेपर समझ में नहीं आए, दूसरा दिन भी नहीं आएगा, तीसरा दिन भी नहीं आएगा, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एबल टू स्टार्ट गेटिंग व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. ठीक है, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि अगर वो आपको मजा आ रहा है, एज अ रिसर्च पेपर पढ़ने में मजा आ रहा है, एंड यू थिंक कि अच्छा मैं ऐसा इसमें कुछ चेंज करके मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देन यू आर फॉर रिसर्च. लेकिन कुछ को क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, इन द सेंस कि अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि 1 मिलियन पीपल तक मैं ये सॉल्यूशन पहुंचा सकता हूँ, दैट इज मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड. तो उसमें आपको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ रखना पड़ता है, लाइक कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ये पार्टिकुलर एल्गोरिथम लगाऊंगा देन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वट एवर द प्रॉब्लम नीड्स, है ना, आपको वो करना है. मे बी यू हैव टू अल्टर सम एल्गोरिथम, यू हैव टू जुगाड़ करना, राइट.
ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेम एल्गोरिथम आप जो था आपके पास उसको उठा के लगा दिया। आपको हैव टू ट्विक, है ना। तो अगर उसमें आपको मजा आ रहा है कि कोई एप्लीकेशन सॉल्व करने में, कि आप इम्पैक्ट देख पा रहे हो, अच्छा मैंने ये सॉल्व किया था, 1 लाख या 1 मिलियन लोग इम्पैक्ट हुए, जैसे चैट जीपीटी मान लीजिए जिसने भी सॉल्व किया था, ठीक है, तो वो जो बैठता हो वो देखता हो गया कि मैंने पूरा दुनिया चेंज कर दिया, राइट। सो देयर इज अ लाइक आई वुड से कि आप किधर लीन करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च के इधर लीन करते हो तो आपको प्रॉपर मैथ में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए, प्लस आपको रिसर्च प्रॉब्लम टेक्स टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 6 मंथ में आप सोच रहे हो कि मैं एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च करके कंप्लीट कर दूं। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस। आप इधर लीन करते हो, एप्लीकेशन की तरफ लीन करते हो, इट हैव अ लाइक इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है, कि आपने काम किया, प्रोडक्शन पे गया, then it created impact or not created impact, like the reward is instant। here reward थोड़ा सा लंबा चलता है। आप जीपीटी को भी देख लो, जो भी जीपीटी के रिसर्च पे काम किया होगा, राइट, इट टुक 3 to 4 years, बट उसका इम्पैक्ट जब होता है तो बहुत लंबा होता है, करेक्ट, राइट। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, आप रिसर्च फील्ड में फिर आपका प्रॉपर एकदम मैथ बैकग्राउंड, मैथ में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन में थोड़ा सा आई वुड से चीट कर सकते हो मैथ में, लेकिन हाँ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन डे टू डे आप मोर ऑन अ हैंड्स ऑन काम करते हो, ऑब्वियसली बात है मैथ्स रिक्वायर्ड है, आपको उस फील्ड में भी रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन सॉल्व करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देन यू हैव टू गो इन लिटरेचर की अभी तक कौन कौन ने, तो आप देखिएगा बड़े बड़े कंपनीज रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक सर्च हो गया, डिफरेंट यूज केसेस पे वो लोग भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। एंड इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट अगेन यू हैव टू गो कि मार्केट में लोगों ने कैसे क्या किया है, तो रिसर्च पेपर पढ़ना इज अ वेरी आई वुड से मस्ट। इस फील्ड में रहना है तो you have to keep updating, finding different ways कैसे लोगों ने इसको ट्यूक किया था, मैनिपुलेट किया था to solve a different problem, right, and that can only come when you are doing a constant research and reading research papers, right। that's great suggestion सचिन। तो सचिन, what you believe कि यार कॉलेज के टाइम में अगर मुझे प्रोजेक्ट करना हो तो, और या फिर एक ग्रुप प्रोजेक्ट करना, बिकॉज आजकल क्या होता है मैंने कॉलेजेस में देखा है कि बच्चे प्रोजेक्ट सिर्फ करते हैं पास करने के लिए, नंबर लाने के लिए, और वो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई ये टाइम पास है और ये मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा, मुझे मेरा डिग्री मिल जाएगा और मेरा काम ख़त्म। तो आपके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर, तो सबसे बेस्ट होता है वो, क्योंकि काफ़ी टीम्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लोग का विजन होता है, ऑब्वियसली बात है, और उस पर लोग सॉल्व करते हैं विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ अ लाइक जो वो वाइब देता है आपको, राइट, रियल वर्ल्ड का वाइब देता है। तो आप कॉलेज में अगर रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर चाहते हो, सो हैकाथॉन इज द बेस्ट प्लेस। तो उसमें क्या होता है, आपको तो पहला प्रोजेक्ट आप बनाते हो, राइट, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके बाद अगर आपको आप सोचो हैकाथॉन जीत गए, सो दैट इज अ वेरी गुड एक्सपोजर, यू कैन पुट इट इन अ रिज्यूमे। अगर नहीं भी जीते, राइट, तो लर्निंग मिल गई, तो लर्निंग मिला, आप कोलैबोरेशन, क्योंकि सबसे पहले होता है हैकाथॉन सिंगल का नहीं, इंडिविजुअल का नहीं होता, इट्स अ ग्रुप प्रोजेक्ट, राइट। तो आप ग्रुप में भी काम करना सीखते हो। अगर आप कोई कॉर्पोरेट में जाते हो काम करने, सो एवरी प्रोजेक्ट इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा आप सिंगल हैंडेडली सॉल्व नहीं करोगे, यू हैव टू नो कि ग्रुप के साथ कैसे काम किया जाता है। तो जनरली आप कॉलेज में देखोगे क्या होता है कि जब ग्रुप बनता है तो उसमें 2 लोग काम करते होते हैं, 3 लोग काम करने नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आप जैसे हैकाथॉन स्पेस में जाते हो तब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको सभी को काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझने लगते हो कि अच्छा इतना टाइम लिमिट है, हमें काम बांटना ही होंगे। तो मेरा इसरो का प्रोजेक्ट जब किया मैंने, तो उस पर हम लोगों ने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। सो रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस पर रिसर्च पेपर को पब्लिश करना या निकालना, राइट। तो हम लोगों ने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था उस पर, एंड दैट वाज अ इंटरनेशनल जर्नल। तो उसके बाद
Z5 जाने से पहले ही उसके बीच में एक हैकाथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। TCS Nginx हैकाथॉन उस समय होता था, सो वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो उसमें करीब 1,60,000 उस समय, जहाँ तक मुझे याद है, कि पार्टिसिपेट किए थे। एंड उनका जो प्रोसेस होता था वो ऐसा था कि आई थिंक 4 to 5 मंथ का प्रोसेस होता था। पहला प्रोसेस था कि प्रपोजल सबमिट करना, सेकेंड प्रोसेस था वीडियो राउंड था, थर्ड प्रोसेस था फिर इंटरव्यू, फोर्थ प्रोसेस था फाइनल राउंड, जहाँ पे टॉप 5 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। सो देयर अगेन वी हैव डन ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि मेन उसका थीम ये था कि यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। सो वी ऑब्जर्व द प्रॉब्लम ऑफ so different event happened. Suppose something happened, the police or the administration use CCTV to analyze it what happened. There is not instant notification sent to authority कि अच्छा कुछ हुआ है, immediate action लिया जाए, right? So what we thought कि अच्छा इस CCTV को हम लोग ऑडियो से ऑगमेंट कर देते हैं, so that कि क्यों क्या होता है ना कि अगर हम लोग चाहते तो CCTV का जो फुटेज था उसको भी सीधा प्रोसेस कर सकते थे to identify like object detection or any action recognition algorithm जो होते हैं। But the problem was that कि images is a very high compute data, correct. right? If you want to process it, you need a very high computation. Correct. So that's why we augmented that with the audio. Audio is a less compute data. Like उसमें मुझे अगर कुछ भी करना है तो मुझे less compute लगेगा, correct, right? So what we have done that we augmented with an audio. हम लोग क्या करना स्टार्ट किया कि एवरी 3 सेकेंड हम लोग इन्वायरमेंट का ऑडियो कैप्चर करते थे और उसको क्लासिफाई करते थे। लाइक देयर आर 4 आई थिंक क्लासेस: कार क्रैश, गन शॉट्स, ह्यूमन क्राई, सपोज कोई चिल्ला रहा है, एंड इमरजेंसी व्हीकल भी हम लोगों ने डाला था कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी व्हीकल रास्ता में अटक गया एंड देयर इज अ रेड लाइट, बहुत दूर है वो, तो सामने जो जहाँ पे भी रेड लाइट है उसको वो पता चल जाए, जो भी ऑटोमेटिक रेड लाइट होता है कि अच्छा पीछे से इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, वी डू नॉट हैव टू स्टॉप, है ना, वो जाते रहना चाहिए, राइट। तो ये हम लोगों ने 4 क्लासेस बनाए थे एंड तो हमें डेटा सेट मिले नहीं थे, मतलब सारे क्लासेस के, तो यहीं पे जुगाड़ आता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, पबजी का मतलब पबजी रहने देता है, मतलब एक गेम होता है जिसमें गन्स का, शॉट का हम लोग के पास ऑडियो होता है, राइट, जो हम लोग जो भी गेम खेलते हैं, तो उसमें हम लोगों ने उस साउंड को ऑडियो से रिकॉर्ड कर दिया, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर लिया था। तो वैसे हमें गन शॉट के सैंपल मिल गए थे, डेटा सेट अच्छा खासा डेटा सेट मिल गया। देन ह्यूमन क्राई एंड कार क्रैश आई गॉट इन फ्रॉम Kaggle, ठीक है। और अब ये प्रॉब्लम था कि मुझे ये प्रोजेक्ट जो भी हम बना रहे थे उसको एक रेस्पबेरी पाई पे रन कर रहा था। एंड व्हेन वी आर रीडिंग द रिसर्च पेपर, अगेन द रिसर्च पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑडियो पे अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है व्हाट इज द बेस्ट वे। सो आई गॉट अ वन रिसर्च पेपर जिसमें उन्होंने लिखा था मेल स्पेक्ट्रोग्राम के बारे में। अगर मेल स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। तो अगर आप ह्यूमन क्राई को और कार क्रैश को, गन शॉट्स का अगर आप कन्वर्ट करोगे मेल स्पेक्ट्रोग्राम पे, तो आप ये देखोगे कि द मेल स्पेक्ट्रोग्राम ऑफ कार क्रैश और मेल स्पेक्ट्रोग्राम ऑफ गन शॉट इज वेरी डिफरेंट। तो वैसे ही आपके मन में स्ट्राइक करेगा, अच्छा अगर आपके विजुअल से ही ये दोनों डिफरेंट है, आई कैन गो विद द इमेज क्लासिफिकेशन, राइट, वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने उस रिसर्च पेपर ने 1 डे कन्वोल्यूशन करके किया था, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर हमें विजुअल से ये डिफरेंस दिख रहे हैं तो आई कैन गो विथ नॉर्मल क्लासिफिकेशन नेटवर्क ऑल्सो। लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट कि हमें रास्पबेरी पाई पे चलाना था, एंड इफ वी गो विथ अ वेरी हैवी मॉडल्स लाइक रेसनेट एंड VGG16, द कंप्यूट इट रिक्वायर higher computation, yes, right, but we can't afford that much of compute because we are making a device जो कि बहुत छोटा है और कहीं पे भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना एक्सपेरिमेंटेशन कि हम लोग ऐसा कुछ मॉडल बना सकते हैं क्या जो कम लाइक लेयर्स में ही हमें आउटपुट दे दे, हमारे डेटा सेट पे अच्छा आउटपुट दे दे। तो वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। तो हम लोगों ने 3 कन्वोल्यूशन नेटवर्क टू फुली कनेक्टेड ड्रॉप आउट लगाया, डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स को चेंज किया, करते करते एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला जो वर्क कर गया हमारे केस में। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि दिस फील्ड इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। यू हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ हैंड्स ऑन, तो आप थोड़ा जुगाड़ बैठा सकते हो अपना,
मोर जुगाड़ में मोर एक्सपेरिमेंटेशन यू डू, यू नो कि क्या ट्विक करने से कैसे क्या चेंजेस आएंगे, राइट. सो हमें एक ऐसा कन्फिगरेशन मिल गया सो दैट वी आर एबल टू गिव गो फॉर अ वेरी गुड, लाइक नॉट वेरी गुड बट हाँ एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी हमें मिल गया था कि सो दैट इफ वी डिप्लॉय दिस वी गॉट अ acceptable accuracy, but whatever the, so I think we got around 88-89% accuracy. तो जो भी 11%, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए गन शॉट का आवाज को आइडेंटिफाई किया और मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफाई कर दिया कि अच्छा ये गन शॉट हुआ है, अब इफ इट इज अ फॉल्स अलर्ट देन इट इज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. सो व्हाट वी हैव डन दैट, इफ सीसीटीवी इज नियर बाय, तो हम लोग क्या करते थे कि उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प का सीसीटीवी फुटेज प्लस उस समय का ऑडियो को हम लोग एक मतलब सर्वर सेंटर काइंड ऑफ बनाए थे एज अ डेमो कि वहाँ पे हम लोग भेज देते थे. अब मान लीजिए कोई अथॉरिटी वहाँ बैठा तो उस चीज़ को सुनेगा या सीसीटीवी अगर आसपास है तो उसको देख लेगा. इफ दे आइडेंटिफाई द नो दिस इज नॉट अ फॉल्स अलार्म, अब भले हम लोग ने बोल दिया कि 15% चांस है या 12% चांस है फॉल्स अलार्म का, बट अगर मैंने फॉल्स अलार्म बोल भी दिया तो वहाँ पे आप वो जो भी अथॉरिटी वो देख सकता है, वेरीफाई हो सकता है. वेरीफाई हो सकता है. इफ दे वेरीफाइड दे कैन डायरेक्टली टेक एक्शन. तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था. प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ. या तो हम लोगों ने 4 राउंड क्रॉस किए, हम लोग टॉप 5 में भी आए थे. टॉप 5 के बाद हम लोग सेकंड प्राइजेस में जीते थे. एंड दिस इज ऑल इंडिया. हाँ, दिस इज ऑल, आई थिंक, हाँ दिस इज ऑल इंडिया. Great. एंड वी ऑल्सो वॉन 2.5 लाख रुपीज कैश प्राइज. बढ़िया, मजेदार. कॉलेज. So Sachin, once you get out of ISRO as an intern position, अब जब बाहर आए तो how you cracked Z5, and अब जब आप Z5 में थे तो I want to understand the interview process because many of us who are listening to us right now, जो भी सुन रहे हैं वो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई अगर Z5 में मुझे जाना है तो किस लेवल का प्रिपरेशन हो चाहिए, क्या वो प्रोसेस होता है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप वेरी ट्रांसपेरेंटली. तो अगर तो Z5 में बेसिकली या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में द मेन थिंग इज योर प्रोजेक्ट्स. इफ यू हैव डन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द रिज्यूमे. ओके. तो अगर आप अभी ML या डेटा साइंस स्टार्ट किए हैं तो ऑब्वियसली बात है थ्योरेटिकल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन रिज्यूमे स्क्रीनिंग इज हैपनिंग तो उसमें प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि हाउ गुड योर प्रोजेक्ट इज, हाउ इम्पैक्टफुल द प्रोजेक्ट वाज. तो आप मान लीजिए कुछ हैकाथॉन जीते, राइट, या हैकाथॉन में पार्टिसिपेट भी किए एंड यू हैव सॉल्व्ड सम गुड प्रॉब्लम, राइट, तो आप वो CV में या रिज्यूमे में डाल सकते हो, राइट. तो इट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इन ML फील्ड. So there is a difference between software field and ML field. Software में क्या होता है कि आपका कोडिंग रैंक, राइट, हैकर रैंक और लीड कोड और कोड फोर्सेस, उसमें आपका कंटेस्ट में रैंकिंग अच्छा होना चाहिए, राइट. हियर द मेजर पार्ट केम इनटू हाउ गुड योर प्रोजेक्ट्स इज, राइट, हाउ गुड यू कैन डू फ्रॉम एंड टू एंड, like from problem statement and to understand the problem statement and then to divide it on a certain कि इसमें ML लगेगा, इसमें ML नहीं लगेगा. You have to have a very good understanding कि अच्छा किस पार्ट में ML हम लगा सकते हैं, क्यों लगाना है, why is very important. ऐसा नहीं कि हर जगह ML लग सकता है. It is not possible, right. So you have to have a very good understanding of कि कहाँ पे ML लगाना है, कहाँ पे ML नहीं लगाना है, right. तो वो तभी होगा जब आप प्रोजेक्ट्स कीजिएगा, राइट. तो अगर आपके रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, इट इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट्स एंड आप उसको अच्छे से प्रेजेंट भी किए हैं, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग इट. ठीक है. तो एक बार आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाता है, देन आई थिंक नाउ अ डेज इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसेस. पहले ऐसा नहीं होता था, बट नाउ अ डेज इंटरव्यू स्टार्टेड बिकमिंग स्टैंडर्ड इन दिस फील्ड ऑल्सो. जैसे सॉफ्टवेयर का कैसे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड है, लाइक DSA राउंड होगा, सिस्टम डिजाइन राउंड होगा एंड देन हायरिंग मैनेजर राउंड, राइट. सो काइंड ऑफ ये भी ऐसे स्टैंडर्डाइज हो चुका है. तो पहला राउंड होता है ML डेप्थ राउंड, जिसमें आपसे सबसे पहले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने जो किया है वो पूछा जाता है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है. और मेजर अंडरस्टैंड इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से ये रहता है कि आपने जब प्रोजेक्ट्स किया देन हाउ वेल you are able to understand the use case and then whatever the existing solutions you have
like algorithms you have, how you choose that algorithm to solve that particular use case, and why you choose that algorithm. So there is a major important thing is why. Why is very important. So अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि अच्छा ये बताओ कि ये आपने प्रोजेक्ट किया है, इसमें ये चीज़ क्यों लगाया, ठीक है. अब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज़ किया, मान लीजिए आपने स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ किया, ठीक है. तो अब वो पूछेंगे आपने स्टेबल डिफ्यूजन ही क्यों यूज़ किया, आपने GAN क्यों नहीं यूज़ किया. करेक्ट. ठीक है. तो जनरेटिव एडवेंशियल नेटवर्क भी आप यूज़ कर सकते थे, आपने स्टेबल डिफ्यूजन क्यों चूज़ किया. अच्छा, अब स्टेबल डिफ्यूजन, अब आपका प्रोजेक्ट वो समझ लिए, अब उस वो समझेंगे कि आपने अच्छा स्टेबल डिफ्यूजन आपने यूज़ कर लिया. डू यू नो स्टेबल डिफ्यूजन, व्हाट इज द लॉस फंक्शन, कैसे ट्रेन होता है, बेसिक आर्किटेक्चर क्या है उसका डेटा सेट कैसे बनाते हो, उसका ट्रेनिंग कैसे करते हो, उसका बेसिक आर्किटेक्चर उसमें कैसे होता है, राइट. एवरीथिंग दे ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपने एक लाइन लिख दिया कि मुझे GAN आता है या मुझे BERT आता है, सपोज मैंने लिख दिया कि मैंने BERT यूज किया और मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है. अब हो सकता है मैं हगिंग फेस से सीधा पिप इंस्टॉल मारा हूँगा, हगिंग फेस मैं इंपोर्ट करके मैंने BERT यूज कर दिया, राइट. अब मैंने रिज्यूमे में डाल दिया कि मैंने BERT यूज किया है. तो वो तो पहले ये समझेंगे कि अच्छा आपने BERT यूज क्यों किया. आप नॉर्मल कोई भी LSTM मॉडल का नहीं यूज कर लिया, ठीक है. पहले तो वो समझेंगे वो. अब फिर ये पूछेंगे कि अच्छा BERT यूज किया, अच्छा टेल मी हाउ BERT इज ट्रेन, व्हाट इज द आर्किटेक्चर, है ना. फिर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में वो पूछने लगेंगे, इनकोडर डिकोडर के बारे में पूछने लगेंगे, व्हाई इनकोडर इज BERT लाइक BERT में हम लोग इनकोडर यूज करते हैं, राइट. डिकोडर इज लाइक GPT, है ना. तो वो सब क्वेश्चन वो पूछने लगेंगे कि मतलब व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डिकोडर टू यूज whatever we are doing with encoder, है ना. और वाइस वर्सा, हम लोग सीक्वेंस मॉडलिंग कर रहे हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस यूजिंग डिकोडर, और क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्स्ट कर रहे हैं यूजिंग इनकोडर. व्हाई, है ना. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर एक लाइन लिख दिया BERT, दे विल गो इन डेप्थ, एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर यू आर पुटिंग इनटू योर रिज्यूमे यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप क्लियर हो कि हाँ how it works and आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया. But if you have directly use some frameworks or something and just done pip install or something, है ना, फिर इंटरव्यू में आपका प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा. करेक्ट, राइट. तो एक हो गया ML डेप्थ जो मैं बात कर रहा था. तो उसमें आपका क्या होता है, पहला बात कि प्रोजेक्ट्स आपने जो किया है उसके बारे में पूछा जाता है. प्रोजेक्ट्स में जो भी आपने एल्गोरिथम यूज किया है उसके डेप्थ में वो जाते हैं, ठीक है. अब वो कितना डेप्थ में जाते हैं वो डिपेंड करता है आपके आंसर्स पे. अगर आप बेसिक लेवल का ही आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हो तो वो ज्यादा डेप्थ में वो ब्रेथ कवर करेंगे, ठीक है. और अगर आप डेप्थ में थोड़ा जा रहे हो तो वो और डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है. तो अगर वो पॉजिटिव साइन होता है बेसिकली कि अगर आप आंसर दे पा रहे हो और उसी पे सीधा काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं, सो द इंटरव्यू इज गोइंग पॉजिटिव, राइट. सो दैट इज अ गुड साइन. एंड डेप्थ के साथ साथ टाइम कांस्टेंट भी होता है, तो डेप्थ के साथ साथ एक लेवल पे वो ब्रेथ भी कवर करते हैं. लाइक दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो कि एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, रेगुलराइजेशंस, है ना. तो वो सब के बारे में भी वो कवर करते हैं. सो दैट इज बेसिकली ML डेप्थ एंड काइंड ऑफ ब्रेथ अराउंड होता है वो, कि ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि आप कितने अच्छे, आपने जो भी प्रोजेक्ट, वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है. जो किया है उतना आना चाहिए. हाँ, जितना आपने किया है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए. आपने क्यों किया, काहे किया, वो पर्टिकुलर चीज कैसे काम करता है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ठीक है. दैट इज वेरी, यू आर हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी कि आपने जो भी किया क्यों किया, काहे किया, कैसे किया, राइट. फिर इसके बाद नेक्स्ट राउंड इज काइंड ऑफ यूज केस राउंड होता है. तो इसमें कोडिंग भी आ जाता है. पहला राउंड में कोडिंग भी अच्छा, ML डेप्थ में. तो ML डेप्थ और ब्रेथ एक बार पूछ लेते हैं, लाइक 30 to 35 मिनट. देन 10 मिनट इज अराउंड कोडिंग राउंड. लाइक कोडिंग कैसी होती है? बेसिक DSA क्वेश्चंस होती है. अच्छा, DSA लाइक नॉट बेसिक, मीडियम लेवल DSA, नॉट हार्ड लेवल. लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटरव्यू में आप हार्ड पे जाते हो, लेकिन ML इंटरव्यू में मेजर फोकस ऑन कि यू कैन कोड, है ना. अच्छा, ये जब ML की बात आती है, आई एम कटिंग डाउन दिस प्रोसेस वाला पार्ट, थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको कट डाउन करेंगे बिकॉज DSA इज कमिंग इनटू पिक्चर. ML के लिए भी क्या DSA इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि DSA इज अबाउट एनालिटिकल थिंकिंग. ओके, कि आपको प्रॉब्लम मिला एंड द प्रॉब्लम हैव अ वेरी कांस्टेंट प्रॉब्लम होता है. इट इज सॉल्वेबल प्रॉब्लम, ओके, एंड देयर इज अ इनपुट आउटपुट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू कोड इट, राइट.
तो वो अंडरस्टैंडिंग लेना होता है कि अच्छा यू आर एबल टू एमएल के लिए भी डीएसए इम्पोर्टेंट होता है? सो डिपेंड्स लाइक ये एक तरह से आप कैसे कहें काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू है। ठीक है, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो यू आर नॉट सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चंस, एक काइंड ऑफ फिल्टर होता है जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग, राइट, वो टेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम स्टेट बहुत कॉन्स्टेंट होते हैं। यू हैव इनपुट, यू हैव आउटपुट, देयर इज अ सर्टेन एल्गोरिथम यू हैव टू यूज एंड अप्लाई। या सो इन एनी एमएल इंटरव्यू you will get one round of coding, right? That is not a very high level, like not hard level, but medium, like low and medium होता है ना? हाँ, medium level होता है। So you have to understand little medium level, right? तो medium level तक का आपको understanding होना चाहिए कि how to solve। तो सचिन, क्या डीएसए भी एमएल के लिए इम्पोर्टेंट है? डीएसए डायरेक्टली एमएल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। डीएसए इंटरव्यू राउंड के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनीज फिल्टरिंग करती है कैंडिडेट को, राइट? तो कुछ कंपनी क्या होती है पहले टेस्ट दे देती है, कुछ कंपनीज क्या होती है इंटरव्यू में ही कोडिंग देती है जो एक्सपेक्ट करती है 10 to 15 मिनट में सॉल्व करना। लेकिन एज एन एमएल फील्ड डीएसए इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट टू क्रैक इंटरव्यू डीएसए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी अगर आप लोग कॉलेज में हो एंड इफ यू आर नेग्लेक्टिंग डीएसए जस्ट टू स्टडी एमएल, देन इट इज नॉट अ वाइज वे ऑफ डूइंग दैट। तो आप डीएसए करो। हाँ, आप अगर एमएल फील्ड में आ रहे हो तो यू डोंट टारगेट ऑफ लाइक हार्ड लेवल क्वेश्चन हमें करना है लीड कोड से। यू कैन टारगेट मीडियम लेवल क्वेश्चन, दैट इज इनफ। आई थिंक 200-300 क्वेश्चन इज इनफ ऑन लीड कोड। लीड कोड 6 months मैक्सिमम 6 months लगते हैं, राइट, टू गो थ्रू एवरी एल्गोरिथम्स एंड टू डू हैंड्स ऑन, राइट? सो उतना कर लो, इंटरव्यू के लिए निकल जाएगा। डीएसए इज मस्ट फॉर एन इंटरव्यू, not for an ML field. Correct. Even if you go for research positions, there also one round will be the coding round, and that's how they test. So DSA is important for that. We were talking about the process. तो एक राउंड हो गया हमारा ML डेप्थ, एक हो गया इसी में कोडिंग में इन्वॉल्व है, एंड देन आफ्टर दैट यूज केस, राइट? तो यूज केस में क्या होता है, तो जैसे आपने प्रोजेक्ट्स कुछ किए होंगे, राइट? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया होगा, देन यू अंडरस्टूड कि अच्छा किस में एमएल लगेगा, किस में एमएल नहीं लगेगा। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, एंड देन कौन सा पार्ट कौन सा एल्गोरिथम से आपका सॉल्व होगा, राइट, वो अंडरस्टैंड करना। वो अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यूअर जानने की कोशिश करता है। तो दैट इज अ ओपन प्रॉब्लम होता है। मतलब एक प्रॉब्लम दे दिया उन्होंने और फिर दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हो बेसिकली, राइट? तो बेसिकली वो लोग थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि इन अ वे जो आपने काम कर रखा है, तो हाउ यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे आया कि मुझे फाइंड करना है इन अ वीडियो सम फाइटिंग सीन हैपनिंग और नॉट, ठीक है? तो मुझे वो टाइम स्टैम्प आइडेंटिफाई करना है। हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सारे फ्रेम को प्रोसेस करूंगा एंड देन आई विल अप्लाई एल्गोरिथम, है ना, एक्शन रिकॉग्निशन एल्गोरिथम और सम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम, एंड देन आई विल आइडेंटिफाई। So this is not a, like, this you can do, but it is not a optimized way of doing this problem, solving this problem. So one problem can have a multiple solution. तो हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो भी यूज के सॉल्व करना है, तो जो भी आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से काम करते हो, तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें 2 एंगल होता है। पहला होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, दूसरा होता है इन लेस कॉस्ट, ठीक है? तो अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दिया, ठीक है, आपका अच्छा एक्यूरेसी है, मतलब काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी है, बट बिजनेस एग्री नहीं होंगे अगर इट इज़ टेकिंग, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, लाइक मनी इन्वॉल्व हो रहा है टू प्रोडक्शनाइज इट, है ना, प्रोडक्शन पे डालने के लिए, देन दैट विल बी जस्ट अ POC, वो POC रह जाएगा। करेक्ट। तो अगर आपने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया तो हो सकता है आपको एक्यूरेसी अच्छा नहीं आएगा। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, है ना, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो वही इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कि आप कितना अच्छा सोच पाते हो फ्रॉम द बोथ पॉइंट, है ना, कि प्रॉब्लम भी का सॉल्यूशन भी इजी होना चाहिए, नॉट कंप्यूट हेवी, नॉट मनी हेवी,
राइट, और साथ में सॉल्व भी होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, Right. कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव इज अ गुड वर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से इंटरव्यूअर, बट देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया हो जो उस टीम में वो पर्टिकुलर इंटरव्यूअर सॉल्व कर रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको मैं ऐसा, चाहे वो सॉल्व हो चुका है, करेक्ट है ना, अब वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि अगर आप उस जगह होते क्या करते तो आप कैसे सॉल्व करते। तो उसमें मल्टीपल, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसमें 3-4 कैटेगरीज होता है। तो पहले आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत वेग मिलता है आपको, एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्या इसमें और क्या डेटा सेट, तो डेटा सेट के बारे में भी आपको नहीं बताया जाएगा। आपको मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम है कि मुझे एक्शन सीन आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने तो आपको बोल दिया, मैंने आपको नहीं बोला कि मैं ये वीडियो दे रहा हूँ या ऑडियो दे रहा हूँ या टू आस्क क्वेश्चंस, हाँ, मैं आपको मेटा डेटा दे रहा हूँ। तो मेटा डेटा भी हो सकता है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, एक टाइम स्टैम्प लेवल पे स्क्रिप्ट दे दूँ, ट्रांसक्रिप्ट दे दूँ उस पर्टिकुलर वीडियो का। मैं तो आपको ये बताया नहीं, आपको पूछना है कि क्या अवेलेबल है मेरे पास एज अ डेटा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, तो मुझे पहले ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे पास अवेलेबल क्या है, क्या क्या डेटा अवेलेबल हो सकता है। हो सकता है मेरे टीम में अवेलेबल नहीं हो वो डेटा, हो सकता है मुझे दूसरे टीम में जाके बात करना पड़े। बिफोर मैं दूसरे टीम में जाके बात करूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मुझे क्या डेटा चाहिए होगा, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से वो इंटरव्यू होता है कि पहले आप डेटा सेट के बारे में पूछोगे क्या क्या अवेलेबल है, तो वो बोलेंगे कि अच्छा हाँ ये ले सकते हो, ये एज्यूम कर लो। तो एजम्पशंस के बारे में पहले बात होती है, व्हाट ऑल द डेटा सेट वी हैव। उसके बाद आप कॉन्स्टेंट के बारे में बात करोगे कि ये प्रॉब्लम है, ये कितने वॉल्यूम पे सॉल्व होगा। हो सकता है ये क्रोन जॉब हो, है ना, कि मैं एक दिन में वो उसको रन करूं। हो सकता है ये रियल टाइम हो कि यूजर का कॉल आया, मुझे उस समय, जैसे सर्च है, राइट, यूजर का कॉल आया उस समय मुझे प्रोसेस करना है। तो दोनों का स्ट्रेटजी अलग होगा, ये बैच प्रोसेसिंग होगा, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा एज अ प्रॉब्लम मुझे इसको सॉल्व करना है, बैच में सॉल्व करना है कि रियल टाइम में सॉल्व करना है, क्या ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए, क्या क्या कॉन्स्टेंट है हमारे पास। कॉन्स्टेंट के बारे में भी पूछना होता है। अब हो सकता है कि मान लीजिए मैं सर्च सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब सर्च में सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक हो सकता है कि मैं यूजर लेवल पे पर्सन, जैसे आप नेटफ्लिक्स खोलोगे तो आप जो सर्च करोगे वो अलग आएगा, मैं जो सर्च करूंगा वो अलग आएगा, राइट। ये यूजर लेवल पर्सनलाइजेशन है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर बोला तो आपको पूछना है क्या ये यूजर लेवल पर्सनलाइजेशन होगा, कि यूजर लेवल पर्सनलाइजेशन हमें नहीं रखना। बेसिकली क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछो, राइट। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि तुम एक प्रॉब्लम को कितनी डेप्थ तक समझ रहे हो पहले, राइट। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई आंसर ये है, सर लीजिए, दैट इज अ वेरी रॉन्ग। अगर आपको प्रॉब्लम मिला, अगर आप उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे या उसको उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ के अगर आप और उसको स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो, तो पहले ही रेड फ्लैग हो जाता है कि लाइक यू आर नॉट गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यूअर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आप अगर रियल वर्ल्ड में भी काम कर रहे हो, अगर आपको यूज केस मिला तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बैठ के सिर्फ सीधा स्टार्ट कर दोगे काम। You have to understand the problem. You have to talk with different teams. You know, you have to talk with business, everything, and then everyone is aligned on a particular solution, and then you start working. वो एकदम लास्ट स्टेप होता है। 10% is that. 90% is this. Where you are brainstorming, finding out the best. वही वापस वही चीज़ आ गई कि the best solution, optimized and cost effective. ये आप सोचने में टाइम बर्बाद नहीं, इन्वेस्ट करते हो, and then 10% of the time you are actually implementing it. फिर उसके अलग चैलेंजेस हैं, उसमें मे बी कोई चीज़ फंस रही होगी, फिर आपको जुगाड़ फैक्टर लाना पड़ेगा. So it's all like trying out something then implementing it, but first of all you have to understand it very well. तो इसमें आपका ML का बैकग्राउंड कम टेस्ट होता है, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपका ओवरऑल लेवल पे गुड अंडरस्टैंडिंग है ML का. नाउ हाउ यू आर अप्लाइंग, राइट, डू यू नो हाउ टू चूज द एल्गोरिथम, राइट, दीज आर द मेजर फैक्टर. उसमें वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं. तो वो होता है वो यूज केस राउंड. हर कंपनीज अपने अपने हिसाब से यूज केस, तो इसलिए ये फील्ड थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है. बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर अ कंप्यूटर विजन काइंड ऑफ कंपनी जहाँ पे कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर विजन का यूज केस दे देंगे. अगर आप जो ऐसे कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे
टेक्स्ट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वो आपको एनएलपी का यूज केस दे देंगे। अगर आप रिइंफोर्समेंट लर्निंग काइंड ऑफ ऐसा जा रहे हो कि आप जहाँ पे आरएल का यूज हो रहा है तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग, तो जब आप अप्लाई करते हो ना तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत एक फिक्स यूज केस मिल सकता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन से या फिर डोमेन से यूज केस मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कि तुम किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो प्लस तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या लिखा हुआ है, Right. दे विल ट्राई टू कोलैबोरेट दैट एंड गिव यू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। राइट। तो जेडी जो होता है ना, हाँ। तो जेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एमएल डोमेन। तो जेडी में पता चल जाता है कि जो कंपनी जिस चीज के लिए हायर कर रही है वो कंप्यूटर विजन डोमिनेटेड है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमिनेटेड है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वट एवर द यूज केस इज कमिंग वो किस डोमेन से होने वाला है, और फिर आप अपनी पढ़ाई चालू कर दो। हाँ आप पढ़ाई चालू करो, आप पढ़ोगे तो सारा ही चीज पढ़ोगे, बट कंप्यूटर कंपनी स्पेसिफिक आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, मतलब रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो कि एक ब्रशअप कर ले क्या क्या एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। राइट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं वीडियो को प्रोसेस करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मैं इमेज क्लासिफिकेशन भी कर सकता हूँ। राइट। मैं एक इमेज क्लासिफिकेशन ट्रेन कर दिया, इमेज जहाँ पे फाइट सीन होते हैं और मैं ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की जगह मैं इमेज क्लासिफिकेशन यूज किया। दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट डिजाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। करेक्ट है ना। तो वो तभी आएगा जब आप प्रोजेक्ट्स किए रहोगे और जब जेडी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये इंटरव्यू भी कंप्यूटर विजन डोमिनेटेड होने वाला है। तो उस हिसाब से आप ब्रशअप कर लो उस पर्टिकुलर और जो भी आपने कर रखा है उसको ब्रशअप कर लो। अच्छा, इसके बाद आपका कौन सा, सो पहला हो गया एमएल डेप्थ, सेकंड इज योर यूज केस एंड द लास्ट वन। तो थर्ड राउंड जो होता है वो हायरिंग मैनेजर राउंड होता है जिसमें आपने जो भी काम कर रखा है उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज काइंड ऑफ यू आर अ गुड फिट फॉर द टीम और नॉट। तो वो अंडरस्टैंड की कोशिश करते हैं कि व्हाट ऑल द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। पहले तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है एंड देन दे विल नॉट गो लाइक अ टेक्निकल डेप्थ, मोर टेक्निकल डेप्थ, बट दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ कि हाउ यू हैंडल्ड। राइट। एंड थोड़ा टेक्निकल डेप्थ होता है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे तुमने फिगर आउट किया उस प्रॉब्लम को। काइंड ऑफ फर्स्ट राउंड बट इट इज एट अ लीडरशिप काइंड ऑफ थिंग। तो थोड़े से हायरिंग मैनेजर लेवल पे लोग आपसे बात करते हैं एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो जो हायरिंग मैनेजर भी होते हैं वो भी टेक्निकली होते हैं, उस टीम के वो मैनेजर होते हैं एंड वो चाहे तो वो डेप्थ में भी जा सकते हो। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, है ना। हो सकता है कि वो एक प्रोजेक्ट पकड़ के, हाँ हो सकता है कि आपके बर्ड के आर्किटेक्चर नहीं पूछे वो, लेकिन हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम उसके वो डेप्थ में जा सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आया, आपने उसको कैसे सॉल्व किया, अच्छा ये करते तो कैसा रहता, अगर मैं ये कर देता तो क्या ये इफेक्टिव होता। तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो वो हायरिंग मैनेजर राउंड होता है। तो 3 राउंड ऐसे होते हैं एंड देन यू विल गेट ऑफर लेटर। ग्रेट। सो यार सचिन, टू बी वेरी फ्रैंक, और अभी तक जिन लोगों ने पूरा सुना होगा दे शुड हैव अंडरस्टूड कि भाई ये डिस्कशन कितना डेप्थ में गया है। वी हैव लाइक होता नहीं कि एक एक परत को निकाल के अच्छे से समझा है। तो आई होप इफ़ यू लाइक बेसिकली इफ़ यू आर listening to this discussion, do like this video because this is a very insightful discussion। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो सचिन, कुछ लास्ट क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा मैं। पहला तो अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो? दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि भैया मुझे एनालिटिक्स सीखना चाहिए, कि मुझे डेटा साइंस सीखना चाहिए, कि मुझे एआई पे फोकस करना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर सजेशन टू दीज स्टूडेंट्स हु आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस करंट मार्केट राइट नाउ? सो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डेटा साइंस डेटा साइंस है मल्टीपल थिंग। इसमें एनालिटिक्स भी आ जाते हैं एंड इफ एमएल भी आ जाती है एंड मल्टीपल थिंग, कंप्यूटर विजन भी है, एनएलपी भी है। सो इट्स अ वेरी वास्ट डोमेन। ठीक है, इसको मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर फ्रेमवर्क है एंड देन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो। कुछ लोगों को क्या होता है एनएलपी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, कुछ को क्या होता है, ऑब्वियसली बात है एक समय के बाद आपको इंक्लाइन होना पड़ता है एक पार्टिकुलर डोमेन पे टू गेट एक्सपर्टाइज। आप हर चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं ले सकते, बट यू हैव टू हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, बट यू हैव टू बी एक्सपर्टाइज। बट जब आप सीख रहे हो देन एक्सप्लोर मोर। सो रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एक होता है एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट। करेक्ट। तो आपने जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मान लीजिए मैं नया शहर में आया, 10 रेस्टोरेंट है, ठीक है, 10 रेस्टोरेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा रेस्टोरेंट है? व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लोर। करेक्ट।
ठीक है, तो मैंने मान लिया 3 रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया, 7 अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। 3 में मुझे 2 रेस्टोरेंट या 1 रेस्टोरेंट अच्छा लगा। अब मैं क्या किया, एक्सप्लॉइट किया उस एक रेस्टोरेंट को जो मुझे अच्छा लगा, अच्छा इसमें अच्छा खाना मिलता है, लेकिन बाकी का 7 अभी भी बचा हुआ है। देन व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल एक्सप्लोर। तो 7 में से फिर और 3 और एक्सप्लोर किया। तब मुझे पता चला अच्छा ये इससे ज्यादा तो ये अच्छा था। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी यू कैन यूज कि आप एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए मल्टीपल डोमेन्स है ना, एनालिटिक्स है, आप डिफरेंट एनएलपी में आ सकते हो, कंप्यूटर विजन होता है। एज ए स्टूडेंट आप सारा एक्सप्लोर कीजिए एंड बिल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको खुद पे खुद लगने लगेगा कि मुझे किस में मजा आ रहा है, एक बार आपको समझ में आया। लेकिन जब आप जॉब के लिए जा रहे हो देन डोंट फिक्स योर सेल्फ कि मुझे एनएलपी में ही जॉब चाहिए या मुझे कंप्यूटर विजन में ही जॉब चाहिए। ऐसा नहीं करिए। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सप्लोर, तो उसमें आपको क्या होगा, एक तो रिज्यूमे स्ट्रांग होगा कि इट शोज कि यू हैव सॉल्व वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम, एंड देन यू ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग कि अच्छा मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ। अगर सेम कंपनी में आपको कंप्यूटर विजन पे मिल रहा है या रिइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम करने को मिल रहा है, गो एक्सप्लोर। क्योंकि इसमें क्या, अभी एल्गोरिथम, अभी रिसर्च पेपर आ ही जा रहा है, राइट। देयर इज नो लिमिट राइट नाउ, जो भी इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है। सो इफ यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन एनी पर्टिकुलर डोमेन, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन लॉन्ग टर्म। प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग योरसेल्फ। इनिशियली जितना एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो, सो दैट यू कैन फाइंड आउट योर फिक्स इंटरेस्ट। राइट, कि मुझे यार अब मज़ा आता है कंप्यूटर विजन में, तो मैं कंप्यूटर विजन एक्सप्लोर करता रहूँगा, या फिर मुझे एनएलपी में मज़ा आ रहा है तो मैं एनएलपी में करता रहूँगा। लेकिन व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, सो दैट आपको अपना दिल मिल सके कि भाई दिल मेरा इधर लग गया है। राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि कंटिन्यूसली रीडिंग रिसर्च पेपर, ठीक है, हैबिट बना लेना चाहिए कि एक हफ्ता में 2 रिसर्च पेपर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर इस डोमेन में सर्वाइव करना है, तो मैं सर्वाइव इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डोमेन बहुत तेजी चेंज हो रहा है। करेक्ट। जो आज 3 साल पहले 4 साल पहले चैट जीपीटी नहीं था, तब का जो एरा था इन एमएल और अभी का जो एक्सपेक्टेशन है इन एमएल, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट। उस समय क्या होता था कि कंपनीज एक्सपेरिमेंट कर रही थी वेदर वी आर एबल टू यूज एमएल और नॉट। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन एरा था। नाउ दे नो वी कैन यूज, है ना, एट अ स्केल। तो एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो चुका है पूरा। सो अगर आप 4 साल पहले एमएल इंजीनियर बनते और अभी बन रहे हो, सो देयर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसलिए मैं बोला 4 साल में इतना चेंजेस आया है। अगर आप लेटेस्ट रिसर्च नहीं पढ़ रहे हो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वे। Very great answer. And Sachin, I will conclude this discussion now. But I want to say to everyone and to Sachin also कि यार I can say with my heart that I have enjoyed this discussion. I hope the same for you guys कि आप लोग को भी मज़ा आया होगा। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, be it to Sachin और be it to me और be in general इस डिस्कशन से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड, तो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम लोग उसको आंसर करेंगे। और ऐसे ही मज़ेदार डिस्कशंस के लिए फॉलो करते ना एनालिटिक्स लैब को।